नमस्कार। संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। भारत के इतिहास का परिचय। पीछे दो पार्ट में हमने भारत के इतिहास को देखा, जिसके अंदर हमने प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिककालीन भारत के इतिहास को बांट करके उनके चैप्टर्स के बारे में शॉर्ट्स में देखा कि कौन कौन से पार्ट किस किस में आएंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में प्रारंभ से लेकर के 712 तक पाषाण काल से लेकर के सम्राट हर्ष तक के समय को रखा गया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास को 712 तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। तो 3 मुस्लिम आक्रमणकारी कासिम, गजनवी, गौरी। तो इसे हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने 2 भाग में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक था और उत्तर मध्यकाल का समय 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक था। 1707 औरंगजेब की मृत्यु मध्यकालीन भारतीय इतिहास की समाप्ति और आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रारंभ में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होता है। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 1707 आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत 1707 औरंगजेब की मृत्यु, मुगल साम्राज्य के पतन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये सभी घटनाएं अपने आप में समान रूप से एक साथ चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से प्रारंभ होता है और 1947 तक आधुनिक भारत का इतिहास रहता है। तो यही इतिहास के कुछ प्रमुख पार्ट्स थे, कुछ भाग थे जिनके बारे में अपन ने कल देखा था। आज हम हमारा इतिहास का पहला अध्याय, पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पहली बात तो ये कि सिंधु सभ्यता से क्यों कहते हैं, सभ्यता क्या होती है। तो जितनी भी सभ्यता है प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व के अंदर, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे बसी। तो यहाँ पर जो सिंधु है एक नदी का नाम है। सभ्यता है सभ्य समाज या सभ्य मानव का समूह है, जिनके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अकॉर्डिंग मानव को कार्य करना पड़ता है। तो उस नियमों को फॉलो करने वाले लोग सभ्य कहलाते हैं। वैसे सभ्यता शब्द का उदय सभा से हुआ है। तो प्राचीन भारत के अंदर राजा के समूह पे बैठने वाले सभा गणों को कुछ नियमों कानूनों को पालना करने का कहा गया। उन नियमों को पालन करने वाले या उन नियमों के अनुसार चलने वाले सभ्य कहलाए। तो ऐसे करके सभ्यता। संस्कृति सभ्यता का छोटा सा एक पार्ट है। संस्कृति अलग, सभ्यता अलग। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे विकसित हुई। प्राचीन काल के अंदर जो सभ्यताएं हैं वो नदियों किनारे, आज भी हमारे विश्व के या भारत के बहुत सारे प्रमुख नगर हैं वो नगर नदियों किनारे हैं। तो नगरों का नदियों के किनारे विकसित होने का क्या कारण है। पहला कारण या महत्वपूर्ण कारण जल, पानी। मानव की मूलभूत और महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल। जल बिना जीवन नहीं। तो बार बार ये बताया जाता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं। तो जल महत्वपूर्ण कारण। जल पीने के लिए उपयोगी और पीने के साथ साथ सर्वाधिक उपयोगी है फसलों की सिंचाई। ठीक है, पीने के साथ साथ उपयोगी है फसलों की सिंचाई। तो खेती के लिए जल की आवश्यकता है। आज मानव के पास इतनी तकनीक है, परिवहन के साधन है, बोरिंग सिस्टम है, कुएं हैं, उनके माध्यम से मानव बोरिंग से और कुओं से आसानी से जल निकाल लेता है और सिंचाई बिचाई कर लेता है। लेकिन पहले इतनी तकनीक नहीं थी, तो सभ्यताएं जो थी वो नदियों के किनारे ही बसी, ताकि जल सुगमता से और आसानी से उपलब्ध हो सके। तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। तो विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं के बारे में आपको बताता हूं जो नदियों के किनारे विकसित हुई या नदियों के नाम से ही वह जानेंगे। पहली एक सभ्यता जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है दजला फरात। ठीक है, इराक में स्थित है और ईरान में दजला फरात नदियों के किनारे जिस सभ्यता का विकास हुआ उसका नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है, भारत से बाहर। नेक्स्ट एक सभ्यता जिसका नाम है मिस्र की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है नील। नील नदी के किनारे विकसित मिस्र की सभ्यता या मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं।
मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र का विकास इस नदी की वजह से हो पाया, मेसोपोटामिया का विकास इन नदियों की वजह से ही हो पाया। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब नील नदी नहीं थी तो मिस्र विकसित नहीं था या विकास नहीं कर पाया, लेकिन नील नदी के आ जाने से मिस्र का विकास हुआ, सभ्यता पनपी और विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। और ये जो शब्द, ये बात कहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, विश्व के इतिहास के जनक है हेरोडोटस। उन्होंने अपना कथन दिया मिस्र देश को नील नदी का वरदान। तो मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी किनारे, और भारत की सभ्यता जिसका नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। और सिंधु सभ्यता भी विकसित होती है भारत में जिस नदी समूह के किनारे, उसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट एक सभ्यता और है जिसका नाम है चीन की सभ्यता। ये विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु और चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जिस नदी किनारे विकसित हुई, उस नदी का नाम है हांगहू नदी, या इसे ही कहते हैं पीली नदी। तो विश्व की प्राचीन सभ्यता है। यहां से अगर छोटा सा प्रश्न निकाला जाए तो प्रश्न यह है कि 4 विश्व की सभ्यता, प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत जो सभ्यता थी वह कौन सी थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सीधा सा इशारा है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में विकसित हुई। तो इन चारों सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता, सबसे विस्तृत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। तो जल की आवश्यकता को लेकर सभ्यताओं का विकास प्रारंभ में नदियों के किनारे ही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात, हम चलते हैं सीधे सिंधु सभ्यता पर। पीछे की क्लास में हमने काल का निर्धारण कर दिया था। तो सिंधु सभ्यता जिस पार्ट में आएगी या जिस काल में आएगी वह आएगी आद ऐतिहासिक काल। सीधा सा प्रश्न बन जाता है, सिंधु सभ्यता है प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता है आद ऐतिहासिक काल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता कौन से काल में है? आद ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की जानकारी। ठीक है, मतलब कहां से सिंधु सभ्यता की जानकारी हुई, तो इसकी जानकारी को लेकर के कुछ मत हैं। सर्वप्रथम 1826, ठीक है, तारीख है, तिथि है 1826। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। एक व्यक्ति हुई जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने 1826 में पहली बार हमें इस सभ्यता से परिचय करवाया, और जिस क्षेत्र से इन्होंने परिचय करवाया उस क्षेत्र का नाम था हड़प्पा। जिस क्षेत्र से इन्होंने परिचय कराया उस क्षेत्र का नाम था हड़प्पा। ठीक है, तो इन्होंने हड़प्पा में एक टीले को देखा, इस प्रकार का एक टीला था। ठीक है, और उसको नाम दिया, कुछ खुदाई खुदाई के क्षेत्र इन्होंने देखे, और इन्होंने पहली बार हमें हड़प्पा सभ्यता से परिचित करवाया 1826 में। लेकिन प्रकाश में 1842 के अंदर ये जानकारी अपनी पुस्तक और अपने ग्रंथ में दी थी। तो चार्ल्स मैसन सिंधु सभ्यता के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, इस सभ्यता का उत्खनन नहीं किया जा सका। उत्खनन से तात्पर्य है टीले को खोद करके अंदर जो सामान या वस्तुएं थी उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। जानकारी तो हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 में दे दी जिस क्षेत्र की, जिसका नाम था हड़प्पा, लेकिन उत्खनन नहीं किया जा सका, मतलब सभ्यता प्रकाश में नहीं आई। नेक्स्ट, दूसरे 1851 का सन। व्यक्ति हैं कनिंघम। व्यक्ति कनिंघम। कनिंघम ने चार्ल्स मैसन के शोध के आधार पर हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा जो क्षेत्र था, उसका एक नक्शा तैयार किया, और इस टीले की उन्होंने जानकारी एकत्र की। तो कनिंघम ने भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी, लेकिन कनिंघम के समय भी इसका उत्खनन नहीं किया जा सका। उत्खनन, खुदाई नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ शोध के आधार पर वो जानकारी देने। तो पहली बार बताने वाले चार्ल्स मैसन, सेकेंड टाइम बताने वाले कनिंघम है 1851। कनिंघम के बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 में कनिंघम भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने, यानी कि इनके ही नेतृत्व में भारत में विभाग की स्थापना हुई जिसका नाम था पुरातात्विक विभाग। वर्तमान नाम है इसका पुरातात्विक सांस्कृतिक
विभाग। जब 1861 में इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम था पुरातात्विक विभाग, जिसके अध्यक्ष कनिंघम बने। वर्तमान में इसका नाम है पुरातात्विक सांस्कृतिक विभाग। नेक्स्ट बात करूं मैं तीसरी, सभ्यता की जानकारी या सभ्यता की जानकारी देने वाला जो व्यक्ति था 1856, ठीक है। तो 1853 का समय था जिस समय भारत में रेलगाड़ियां चलाई जा रही थी। तो 1856 में दो व्यक्ति हुए, एक का नाम है जॉन बर्टन, एक का नाम है विलियम बर्टन, जिन्हें हम बर्टन बंधु भी कहते हैं, जिन्हें हम बर्टन बंधु कहते हैं। तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन 1856 में ये हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी देते हैं। लेकिन कैसे? 1856 का समय था रेलगाड़ी का निर्माण। अब रेलगाड़ी बनाई जाएगी तो 1856 में एक जगह है लाहौर और एक जगह है कराची, ठीक है, दोनों ही पाकिस्तान में है। तो लाहौर से कराची रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। अब रेलवे लाइन का निर्माण करेंगे तो आपको पता है जब रेलवे लाइन बनेगी तो उसके लिए हमें सीधा समतल करना होता है। तो कहीं से मिट्टी हटाई जाएगी और कहीं पर मिट्टी डाली जाएगी। तो जैसे कि इस तरह से लेवल होना चाहिए रेलवे लाइन के लिए। तो यहाँ से मिट्टी हटाई जाएगी, यहाँ डाली जाएगी, यहाँ से हटाई जाएगी, यहाँ डाली जाएगी। तो एक लेवल बनाना पड़ता है। तो उसी लेवल के अंदर हड़प्पा के क्षेत्र में जब रेलवे लाइन का निर्माण हुआ तो टीला हटा और वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुई, और ईंटें प्राप्त हुई तो जानकारी के अभाव में हड़प्पा से प्राप्त ईंटों को हमने इस रेलवे लाइन के अंदर जड़ दिया, लगा दिया। जानकारी नहीं थी कि सभ्यता होती क्या है। तो जॉन बर्टन, विलियम बर्टन ने सुझाया कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सभ्यता दबी हो सकती है, लेकिन फिर वही बात कि जानकारी के अभाव में उत्खनन नहीं हो सका। तो 3 बार हमें सभ्यता की जानकारी देने वाले, सबसे पहले चार्ल्स मेसन 1826, कनिंघम 1851, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन 1856, तीनों ही बार उत्खनन नहीं हो सका। अब उत्खनन की बात आती है तो समय आगे चलता है, और समय आगे चलता है 1921। तो 20-21 का समय था। 1920-21 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी, आप दयाराम साहनी के नाम से भी याद रख सकते हो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने पुरातात्विक विभाग के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन कर दिया। कौन से क्षेत्र का उत्खनन कर दिया? हड़प्पा क्षेत्र का उत्खनन कर दिया, और हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आ गई कि भारत में वैदिक सभ्यता से पुरानी एक सभ्यता है जिसका नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। 1921 से पहले हमने जिस सभ्यता को सबसे पुराना माना वह थी वैदिक सभ्यता। हमने माना कि सभ्य मानव का प्रारंभ वैदिक सभ्यता से हुआ, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में ले आए, और अब मानव को ज्ञात हुआ कि वैदिक सभ्यता से भारत में एक पुरानी सभ्यता है जिसको सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को गया, राय बहादुर दयाराम साहनी। जानकारी देने वाले 1826 में चार्ल्स मेसन, 1851 में कनिंघम, 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, जिनको बर्टन बंधु कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से 1921 के अंदर सभ्यता प्रकाश में आ गई। नेक्स्ट, अब बात करूं मैं सभ्यता के कालक्रम की। ठीक है, कालक्रम यानी इसका समय क्या है। तो कालक्रम में इस सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने चरण बनाए हैं? 3 चरण। पहला चरण है जिसको बोलते हैं हम पूर्व हड़प्पा। सेकंड चरण है जिसका नाम है परिपक्व हड़प्पा, और थर्ड चरण है जिसका नाम है उत्तर हड़प्पा। ठीक है, तो इस हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे नगर हैं। नगरों की चर्चा होगी बाद में कि कौन कौन से नगर हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब सभी नगर एक साथ आए, विकसित हुए और एक साथ खत्म हो गए। वर्तमान में सिंधु सभ्यता नहीं है तो एक साथ आए और एक साथ समाप्त हो जाए, ऐसा तो है नहीं। धीरे धीरे नगर बने, कोई लंबे समय तक चला, कोई कम समय तक चला। तो ऐसे में इस सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा की बात है।
पूर्व हड़प्पा का जो समय था 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा, यानी यहाँ मानव विकास कर रहा है, सभ्यता के लोग प्रारंभ हुए हैं। परिपक्व हड़प्पा का समय था 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, और उत्तर हड़प्पा का समय था 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा। कुछ नगरों का प्रारंभ पूर्व हड़प्पा में होता है, कुछ का परिपक्व में, कुछ उत्तर हड़प्पा में, और कुछ तीनों में ही चलते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में डिवाइड कर दिया गया। अब बात करूं मैं इसका कालक्रम, यानी कि इतिहासकारों ने इस सभ्यता का समय क्या डिसाइड किया। तो सर्वमान्य जो मत है वो मत हमारे पास वैज्ञानिक मत है। ठीक है, तो वैज्ञानिक युग है तो वैज्ञानिक मत को अधिक मान्यता दी गई, और वैज्ञानिक पद्धति जिसका नाम था कार्बन 14 या C14। तो कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति है। इस पद्धति के अकॉर्डिंग इस सभ्यता का समय जो डिसाइड किया गया है वह है 2350 ईसा पूर्व से, 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। सर्वमान्य मत है कि सभ्यता का प्रारंभ 2350 में हुआ और ये समाप्त कब होगी 1750, मतलब 1750 के बाद में सिंधु सभ्यता से संबंधित हमको अवशेष नहीं मिले हैं, और 2350 से पहले के अवशेष हमको नहीं मिले हैं। तो इस सभ्यता को जो समय निकल करके आता है कि आज से, सीधा सा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता आज से कितनी वर्ष पुरानी है। मैंने कल भी बताया था, मैं आज वापस बताता हूं। जैसे कि आज समय चल रहा है 2020, ठीक है, आज समय चल रहा है 2020, 734। तो आज से लगभग 4370 वर्ष पुरानी है सभ्यता हमारी, कौन सी, सिंधु सभ्यता। निकल के आ गया समय, इस समय को और इस समय, आज के समय को जोड़ देंगे और जोड़ करके समय निकल के आएगा 4370। तो आज से हमारी सभ्यता लगभग 4370 वर्ष पुरानी है। तो इस समय को सर्वाधिक मान्यता दी गई है, जिसका नाम है कार्बन डेटिंग पद्धति। लेकिन एग्जाम में हमारे पास कुछ विद्वानों के मत को लेकर के भी प्रश्न आते हैं। कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं इस सभ्यता को लेकर के। तो मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति का नाम है मार्टिन व्हीलर, एक व्यक्ति का नाम है मार्शल, एक व्यक्ति का नाम है डीपी अग्रवाल, एक व्यक्ति का नाम है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, बहुत है। आप भी अपना एक मत दे सकते हो। अगर आप इतिहास में कुछ बड़ा अचीव करते हो तो आप भी अपना मत दे सकते हो, आपका भी नाम यहाँ लिखा जा सकता है। लेकिन अभी बात है कुछ प्रमुख विद्वानों की जिनकी मत को लेकर के प्रश्न आता है। वहां अगर समय पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का समय क्या है, तो हमारा काम चल जाएगा 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन अगर नाम लेकर के पूछ लिया जाए कि भाई साहब मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है, मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या है, तो मार्टिन व्हीलर सिंधु सभ्यता के समय के लिए 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। मार्टिन व्हीलर महोदय का कहना है कि 2500 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और 1500 ईसा पूर्व में सभ्यता समाप्त हो गई। मार्शल अपना मत देते हैं कि यह सभ्यता 3250 में प्रारंभ हुई, 3250 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई और 2750 ईसा पूर्व में सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, यह ईसा पूर्व है जिसको इंग्लिश में बीसी कहते हैं। तो 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व में सभ्यता समाप्त हो गई। एक व्यक्ति है जिनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। एक व्यक्ति है जिनका नाम है माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स इस सभ्यता का समय 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। माधव स्वरूप ने इस सभ्यता का समय 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व निर्धारित किया। तो कुछ विद्वानों की मत इस सभ्यता के समय को लेकर, सभ्यता को 3 चरणों में, पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा,
जो सर्वाधिक मान्य मत है वह है कार्बन 14, C14। वैज्ञानिक पत्रिका मत 2350 से लेकर के 1750। आपका एग्जाम में काम चल जाएगा इसी पॉइंट से कि सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है या सभ्यता का समय क्या है। विद्वानों को लेकर के प्रश्न आता है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में प्रश्न आता है कि किस विद्वान के अनुसार सभ्यता का समय क्या है। तो मैंने 4 नाम लिखे हैं मोटे मोटे, जिनसे अधिकांश प्रश्न पूछ सकते हैं। मार्टिन व्हीलर 2500 से लेकर के 1500, मार्शल 3250 से लेकर के 2750, डीपी अग्रवाल 2300 से लेकर के 1750 और माधव स्वरूप वत्स 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक। तो ये माधव स्वरूप के इनको लेकर के मत। नेक्स्ट बात करें हम सभ्यता का नामकरण। सिंधु सभ्यता को हम नाम देंगे कि सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया जाए। नामकरण या इस सभ्यता के उपनाम। एक नाम आपके पास है सिंधु सभ्यता, ठीक है। एक नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। एक नाम है सिंधु सभ्यता, एक नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। एक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता, एक नाम है आपके पास काश्य युगीन सभ्यता, एक नाम है आपके पास नगरीय सभ्यता और एक नाम है आपके पास मात्र सत्तात्मक सभ्यता। ये इस सभ्यता के कुछ उपनाम, कुछ प्रमुख नाम हैं। 3 और 3 लगभग 6 नाम हैं। तो इन नामों के साथ में एक मत जुड़ा हुआ है, एक बात जुड़ी हुई है कि इस सभ्यता के नाम क्यों हैं या क्यों हम इस सभ्यता को इन नामों से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता इसका एक महत्वपूर्ण नाम है, सर्वाधिक प्रचलित भी है। रीजन क्या है? सबसे पहली बार जिस सभ्यता या जिस स्थल का उत्खनन हुआ वह कौन सा था? हड़प्पा। तो उत्खनन के आधार पर, प्रथम उत्खनन के आधार पर पुरातात्विक भाग में नाम देने की परंपरा है, इसीलिए संपूर्ण सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया, सर्वाधिक मान्य मत है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, इसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई, मोहनजोदड़ो के बाद में प्रमुख नगरों की, चरहुत्रो की, ठीक है, धोलावीरा, लोथल, बनवाली, राखीगढ़ी, ऐसे करके बहुत सारे नगरों की खुदाई होने लगी या बहुत सारे स्थलों की खुदाई होने लगी। अब इस सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा से निकल करके आगे तक चला गया और जो भी क्षेत्र हमको मिले, ये देखो इधर एक, ये भारत का नक्शा, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी और इस तरह से जम्मू कश्मीर में बहती हुई ये पाकिस्तान में आती है और फिर बाद में ये गिर जाती है अरब सागर में। तो ये नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता मिली थी वो रावी नदी के किनारे मिली। किस नदी किनारे? रावी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगेरी जगह पर रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। धीरे धीरे इस सभ्यता के और प्रमुख नगरों का उत्खनन हुआ और जो अधिकांश नगर हमको मिले वो सभी के सभी इस नदी के किनारे मिले या इस नदी की सहायक नदी किनारे मिले। जो सभ्यता के अधिकांश स्थल हमको खुदाई के बाद सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के किनारे मिले, इसीलिए 1924 में एक पत्रिका जिसका नाम है लंदन वीकली, अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की पत्रिका थी लंदन वीकली, ठीक है। लंदन वीकली में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मार्शल, ठीक है। तो 1924 में मार्शल ने लंदन वीकली में सिंधु सभ्यता के लिए एक नाम सुझाया और वो नाम दिया सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? मार्शल है। कौन सी पत्रिका में? लंदन वीकली में। कब दिया? 1924 में। एक नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। धीरे धीरे इसकी खुदाई होने लगी, बहुत सारे स्थल हमको मिलने लगे और ये स्थल हमको प्राचीन काल में नदी बहती जिसका नाम सरस्वती, वर्तमान में सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है या बह नहीं रही है या फिर ये जमीन के अंदर से बह रही है। तो अब इस सभ्यता का क्षेत्र बड़ा हो गया। ये क्षेत्र जो सभ्यता है हमको सिंधु नदी से लेकर के सरस्वती नदी के मध्य हमको स्थल मिलने लगे, तो हमने एक नाम सुझा दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया।
नेक्स्ट है काश्य युगीन सभ्यता, ये भी एक प्रमुख नाम है, काश्य युगीन सभ्यता। अब ये नाम की परंपरा कैसे आई? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने, मानव ने सबसे पहले जिस धातु की जानकारी प्राप्त की वह थी तांबा। मानव ने सबसे पहले जिस धातु की जानकारी प्राप्त की वह थी तांबा। तो इससे पहले ताम्रयुगीन सभ्यताओं हो चुकी है, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात में मानव ने तांबा प्लस टिन, इन दोनों को मिलाकर जिस धातु का प्रयोग किया या आविष्कार किया वो था कांस्य। तो मानव तांबे और टिन को मिलाकर के कांस्य का प्रयोग जान गया था, और कांस्य के प्रयोग को जानने की वजह से इस सभ्यता को नाम दे दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। प्रयोग तांबे का ही हो रहा है सर्वाधिक, लेकिन अब मानव ने कांस्य की खोज कर ली है, या कांस्य, तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य को प्राप्त कर लिया है, तो इसका नाम हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। नेक्स्ट बात है नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता या भारत की प्रथम नगरीय क्रांति के, भारत में पहली बार नगरों का विस्तार जिस सभ्यता ने किया वह थी सिंधु सभ्यता। तो इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, और प्रथम नगरीय क्रांति कहने वाले जो व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम है गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहकर पुकारा, प्रथम नगरीय, क्योंकि यहाँ पर जो नगर की विशेषता होती है, बड़े बड़े मकान, 2 मंजिला मकान, चौड़ी चौड़ी सड़कें, ठीक है, पानी की निकासी, बेकार पानी को कैसे निकास करना है और स्वच्छ पानी को कैसे अंदर लाना है, तो नगर की जो विशेषता होती है वो सब यहाँ पर उपलब्ध थी, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा गया, और भारतीय का प्रथम नगरीय क्रांति भी इसे कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता। इसके बाद जब नगर आए थे तो महाजनपद युग में आए थे, और महाजनपद युग को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा गया है। महाजनपद युग को द्वितीय नगरीय क्रांति कहा गया। नेक्स्ट सभ्यता है, नेक्स्ट नाम है इसका मातृसत्तात्मक सभ्यता। तो उत्खनन में हमको सर्वाधिक नारी की या माता के स्वरूप की मूर्तियां प्राप्त हुई। उत्खनन में सर्वाधिक नारी और माता स्वरूप की मूर्तियां प्राप्त हुई, इसीलिए हमने इस सभ्यता को नाम दे दिया मातृसत्तात्मक सभ्यता, ठीक है। तो हमें जब मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां से हमको एक मूर्ति प्राप्त होती है काशी की, जिसके गर्भ से पौधे निकल रहा है, पौधा निकल रहा है, तो वो पौधा निकल रहा है जिसको हमने मातृ देवी की उपमा दी, इसीलिए सभ्यता को मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा गया है। तो ये सभ्यता के उपनाम है। अपन ने जाना कि कैसे इसका उपनाम पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता, पहली बार खुदाई हड़प्पा की हुई, इसलिए हड़प्पा। सिंधु सभ्यता 1924 में लंदन वीकली में मार्शल ने नाम दिया। सिंधु सरस्वती सभ्यता, दोनों नदियों के बीच में स्थल मिलना प्रारंभ हो गए। काशी की सभ्यता, तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य का प्रयोग करना सीख लिया। प्रथम नगरीय सभ्यता, गार्डन चाइल्ड इसको कहते हैं क्योंकि नगर जैसी विशेषता इसमें उपलब्ध थी। और मातृसत्तात्मक सभ्यता, सर्वाधिक मातृ की मूर्तियां हमको यहाँ से प्राप्त हुई, इसको नाम दिया गया मातृसत्तात्मक सभ्यता, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता के विस्तार या सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या है? वैसे अगर अपन देखें तो सिंधु सभ्यता की जो लोकेशन है, भारत में इस प्रकार से एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान। तो विश्व के 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो यहां से इस सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं। तो क्षेत्रफल की बात करें, जैसे जैसे खुदाई प्रारंभ हुई इसका क्षेत्रफल बढ़ता गया, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल बढ़ता गया। पहले हड़प्पा से शुरुआत हुई, तो पहले इस सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में इस सभ्यता का क्षेत्रफल बढ़ा, खुदाई और ज्यादा हुई, और ज्यादा क्षेत्र सामने आए। तो वर्तमान में इस सभ्यता का क्षेत्रफल है 20 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पहले इस सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, अब इस सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितने देशों में है इसका विस्तार? 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत 3 देशों में इस सभ्यता का विस्तार है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब तक इस सभ्यता के सिर्फ 40 नगर या 40 स्थलों की खोज की गई थी, सिर्फ 40। 1921 में
हमने पहला स्थल प्राप्त किया था जिसका नाम था हड़प्पा, और 1947 तक आते आते हमने 40 नगर या 40 स्थलों की खुदाई कर ली। अब आगे चलकर अब यानी वर्तमान तक हमने इस सभ्यता के 1500 नगरों की खोज कर ली है, यानी 1500 नगरों का उत्खनन कर लिया है। 1947 से लेकर के वर्तमान 1500 नगर। प्रश्न आ जाए, सिंधु सभ्यता के कितने नगर की खुदाई हो चुकी है? 1500 या इसके आसपास कोई आता हुआ आंकड़ा। तो 1500 नगरों की खोज, आजादी के समय तक कितने? 40 नगरों की खोज की गई थी। ठीक है, अब बात करूं मैं इसके विस्तार की, तो ये क्षेत्रफल हो गया 13 लाख वर्ग किलोमीटर पहले, वर्तमान में 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने देशों में है? 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? गुजरात में है। सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? भारत में। और आजादी के बाद सर्वाधिक स्थल जिस क्षेत्र में खोजे गए थे वो कौन सा है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक स्थल कहां पर है? गुजरात के अंदर। ठीक है, और 1947 तक 40 स्थल, वर्तमान में 1500 स्थल इसकी खोज लिए गए हैं या इनकी खुदाई की जा चुकी है। अब बात करते हैं इस सिंधु सभ्यता के विस्तार को लेकर के, किसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी। तो ये 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, सिंधु सभ्यता के उत्तर में जो स्थल मिला है, सबसे उत्तर में स्थल है जिसका नाम है मांडा। यह मांडा जिस राज्य में है उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जिस स्थल या जिस जगह पर है उसका नाम है अखनूर। ठीक है, अखनूर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के जिस स्थान पर है अखनूर। अब जब बात ही है कि सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु या इसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो प्रश्न हमेशा सभ्यता के साथ एक प्रश्न जुड़ा होगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो आपने इंपॉर्टेंट है, आपको नदी, उत्खननकर्ता, सभ्यता का नाम और उस सभ्यता संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो मांडा जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले के अंदर है, और जिस नदी के किनारे ये मांडा सभ्यता विकसित हुई थी उस नदी का नाम है चिनाब। तो जो 7 नदियां हैं उन्हीं में से एक नदी है चिनाब, जिसके किनारे ये विकसित हुई। नेक्स्ट बात करूं मैं दक्षिण में, सिंधु सभ्यता का दक्षिण में कौन सा स्थल या सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा स्थल है? तो उस स्थल का नाम है दयामाबाद। जिस राज्य में है उसका नाम है महाराष्ट्र, और जिस नदी के किनारे मिली उस नदी का नाम है प्रवरा। कौन सी नदी है? प्रवरा। प्रवरा एक छोटी नदी है, और ये जिस नदी की सहायक नदी है वह नदी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो कभी कभी दयामाबाद को लेकर गोदावरी से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रवरा ऑप्शन में नहीं हो तो गोदावरी से ही हो सकता है। तो दयामाबाद महाराष्ट्र राज्य में प्रवरा नदी के किनारे या गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुई। तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? दयामाबाद। उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। अब बात करूं मैं पश्चिमी स्थल की, तो पश्चिमी स्थल सुतकेंडोर। ठीक है, और ये स्थल है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतकेंडोर स्थल, और जिस नदी के किनारे ये विकसित हुआ उस नदी का नाम था दाशक नदी। कौन सी नदी थी? दाशक। यहाँ प्रवरा है, वहां चिनाब है, यहाँ दाशक है, और ये पश्चिमी स्थल है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। चलते हैं पूर्वी स्थल की ओर, और पूर्वी स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर। राज्य आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और जिला आ जाएगा मेरठ। जिला आ जाएगा मेरठ, और जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है हिंडन। ठीक है, तो ये सभ्यता की 4 प्रमुख स्थल, या आप कह सकते हो कि मांडा से उत्तर में हमको इस सभ्यता संबंधित कोई स्थल नहीं मिला, दयामाबाद के नीचे नहीं मिला, आलमगिरी से पूर्व में नहीं मिला, और सुतकेंडोर से पश्चिम में हमको कोई स्थल नहीं मिला। तो इस सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व को लेकर। विस्तार देखें तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी सुतकेंडोर से लेकर के आलमगीरपुर तक इस क्षेत्र की लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस सभ्यता की चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। तो यह सिंधु सभ्यता का विस्तार। ये प्रमुख 4 क्षेत्र हैं, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और एक चीज और, इसका जो आकार है, सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह आकार है त्रिभुजाकार में फैली हुई है। कौन से आकार में फैली हुई है? त्रिभुजाकार में फैली हुई।
मांडा, दैमाबाद, सुतकेंदौर और आलमगीरपुर। 1600 किलोमीटर आलमगीरपुर से लेकर सुतकेंदौर से, और मांडा से लेकर दैमाबाद तक 1400 किलोमीटर तक। तो आज हमारा सिंधु सभ्यता को लेकर के उसका छोटा सा परिचय, उसका नामकरण, उस सभ्यता की प्रथम जानकारी देने वाले चार्ल्स मैसन की बात की, कनिंघम की बात की, बर्टन बंधुओं की बात की। प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को गया उसका नाम दयाराम साहनी था। इस सभ्यता का समय देखा हमने, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग भी देखा। सबसे उपयुक्त समय जो माना गया है वो कार्बन C14 डेटिंग पत्ती के अकॉर्डिंग 2350 से लेकर के 1750। फिर इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, क्षेत्रफल और इस सभ्यता की 4 प्रमुख बिंदु, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम सिंधु सभ्यता की नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे की बातें लेकर। धन्यवाद।